अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिदा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। फैसलाबाद से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका जो टॉपिक है क्लिनिकल असेसमेंट का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको बताऊँगी कि बेसिकली क्लिनिकल असेसमेंट क्या होती है, इसके की कंसेप्ट्स क्या हैं और ऐसे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम असेस करते हैं कि वो किस इशू के साथ हमारे पास आए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि क्लिनिकल असेसमेंट के हवाले से हर बारीक से बारीक जो कंसेप्ट है, जो छोटी से छोटी इसकी एक आइडिया है दैट व्हाट इज़ क्लिनिकल असेसमेंट एंड व्हाई वी यूज़ असेसमेंट मेथड्स, तो इसके बारे में आप जान सकें। जी, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्लिनिकल असेसमेंट बेसिकली होती क्या है। क्लिनिकल असेसमेंट जो है ये हम एक्चुअली इसको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हमें उससे मुताल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उसकी हमें जो भी डाटा उसके हवाले से कलेक्ट करना होता है, वो डाटा हम डिफरेंट तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं। लाइक हम उस पर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम क्लाइंट से मुतालिक जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली इस डाटा को कलेक्ट करने का मकसद क्या होता है? देखिए, जो क्लाइंट हमारे पास आया है वो हमारे पास इसलिए आया है कि वो चाहता है कि वो जिस भी इशू के साथ हमारे पास आया है हम उसके उस इशू को रिज़ॉल्व करें। और उसके उस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हों जिसकी मदद से हम उसका जो उसकी जो रूट कॉज़ है, वो जो की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमारे पास आया है, हम उसको फाइंड आउट कर सकें। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसकी अपनी पर्सनैलिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके इमोशनल इश्यूज़, उसके सोशियोलॉजिकल, बिहेवियर, हर तरह के उसके मसाइल हो सकते हैं जिनको सॉर्ट आउट करवाने के लिए वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब क्लिनिकल असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि क्लाइंट हमारे पास आया और हमने उसी वक़्त उसको असेस किया और कहानी ख़त्म। बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये जैसे-जैसे हमारे सेशंस क्लाइंट के साथ चलते हैं, तो ये प्रोसेस भी साथ-साथ चलता है। हर दफ़ा जब भी हम क्लाइंट से मिलते हैं, तो हम किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई मेथड, कोई टेक्नीक इस्तेमाल करके उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग इश्यू को लेकर। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट। अच्छा, क्लिनिकल असेसमेंट जो है इसके की कंसेप्ट हैं क्या और ऐसे कौन सा असेसमेंट प्रोसेस है कि हम समझें कि जो असेसमेंट हम कर रहे हैं वो ठीक है। उसमें तीन जो इसके क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। सबसे पहले मैं रिलायबिलिटी की बात करूँगी। देखिए, जब भी हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब हम क्लाइंट से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए है कि जो भी मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो रिलायबल होना चाहिए। यानी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उस पर अप्लाई करके तो उससे डाटा कलेक्ट कर लें और हम समझें कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास ऐसे जो मटीरियल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो टेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास टेस्ट रिलायबल होते हैं तो देन उनसे जो हमारे पास डाटा आता है वो भी वैलिड आता है। ठीक है? रिलायबिलिटी के साथ वैलिडिटी का कंसेप्ट जो है जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमारे पास डाटा रिलायबल होगा तो देन हम ये श्योर होंगे कि हमारे पास जो हमारे मेजरमेंट्स हैं, जो हमारे पास डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं एक रिलायबल मेथड्स, एक रिलायबल टेक्निक्स के थ्रू, तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो भी वैलिड होगा। अच्छा, अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है ये बेस किन चीज़ों पर करती है? हम जो अपने क्लाइंट्स पर जो अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के टेस्ट, अब टेस्ट जो बनाए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि जब हम क्लाइंट पे टेस्ट अप्लाई करें, लाइक मैंने एक क्लाइंट पर टेस्ट अप्लाई किया, उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, अब मुख्तलिफ माहौल में, मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में अगर वही टेस्ट मैं किसी दूसरे क्लाइंट पर अप्लाई करती हूँ तो देन उसके भी वो भी रिज़ल्ट्स आने चाहिए हैं जो कि एक
सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई करने पर आए थे। अच्छा, अब वो ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं, वो कौन सी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, उनको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। यानी वो जो वैल्यूज़ होती हैं, वो जो वैलिड हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कि हम इनको किसी भी माहौल में जब कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो डाटा है, हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्लिनिकल असेसमेंट में अगर हम इन 3 चीज़ों को इग्नोर कर दें, लाइक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो शायद हमारा जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो वैलिड ही ना हो। जी, पहला जो हमारा मैथ है असेसमेंट के हवाले से, वो ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली होती क्या है, यानी हम हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो उसको असेस करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो, अगर इसके मीनिंग को देखें तो ऑब्जर्वेशन मीन्स सीइंग और व्यूइंग, कि हम अपने क्लाइंट को देखते हैं, उसको व्यू करते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो उसका बॉडी पोस्चर क्या है, गेस्चर क्या है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो किस फीलिंग्स के साथ है। और हमारा जो असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इनिशियली ही स्टार्ट हो जाता है उसकी ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन जो है ये एक सिस्टमेटिक वे है, हमारे पास हमारे जो क्लाइंट के हवाले से जो भी डाटा हमें चाहिए होता है उसको रिकॉर्ड करने का और इंटरप्रेट करने का। अब हम जब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो इसकी भी आगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम उन टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स जो हैं ऑब्जर्वेशन की, उसमें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकरीबन एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं, बल्कि एक माइनर सा डिफरेंस है जो अलग करता है एक टाइप को दूसरी टाइप से। इन टाइप्स के बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। ये हमारी पहली टाइप जो है ऑब्ज़र्वेशन की, वो है डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन। डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो ऑब्ज़र्व करने वाला पर्सन है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, तो हम जब मेमोरी को पढ़ते हैं तो मेमोरी की हमने जब टाइप्स पढ़ी, तो उसमें हमने एक सिमेंटिक मेमोरी एक टाइप पढ़ी कि हम चीज़ों को जो भी हम याद करते हैं, उन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ अगर याद करें, तो वो फ़ौरन चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। लाइक अगर डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन, अब डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन ये लफ्ज़ जो है डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन, अगर इसकी डेप्थ को हम समझ लेंगे, तो इसमें हमने इसको एक्सप्लेन क्या करना है वो हमें खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। तो चीज़ों को उनके मीनिंग्स के साथ जब हम समझते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। हम बात कर रहे थे डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन की, तो डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन से मुराद ऑब्ज़र्वेशन की वो टाइप है जिसमें ऑब्ज़र्व करने वाला जो है वो पार्टिसिपेंट जिसको आप बोल लें, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है? वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि उसका क्लाइंट जो है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसका ईच एंड एवरीथिंग को वो डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है या जो भी ऑब्ज़र्व करने वाला होता है, वो फ़िज़िकली मौजूद होता है ऑब्ज़र्व करने के लिए। इसकी सेकंड टाइप जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन है। अब ये भी देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें ऑब्ज़र्व करने वाला डायरेक्टली जो है, उसमें फ़िज़िकली उसकी प्रेज़ेंस मौजूद नहीं होती है, ठीक है? यानी वो फ़िज़िकली नहीं बल्कि डिफ़रेंट जो मैकेनिकल हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमारे फ़ोटोग्राफ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हो गई, उनकी मदद से ऑब्ज़र्व करता है। इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, हम जब मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर सीसी कैमरास लगे हुए होते हैं।
अब उन कैमरास का मकसद क्या होता है कि वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकें कि उनका जो है फ़ोकस किन चीज़ों की तरफ है, उन्हें क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन की टाइप होती है ताकि वो अपना जो मार्केट है उसको ज़्यादा बेहतर कर सकें, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा बेहतरी ला सकें। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये किसी हद तक अगर हम इसे कहें कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की एक टाइप है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, बट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो है ऑब्ज़र्व करने वाला इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है? बट जस्ट वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है अपनी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस के साथ। जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि जो ऑब्ज़र्वर होता है वो उस पूरे माहौल में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और देन साथ में वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा होता है। लाइक किसी कल्चर के हवाले से जब ऑब्ज़र्वेशन करनी होती है तो जो ऑब्ज़र्व करने वाला पर्सन है वो उस कल्चर का पार्ट बनकर जाता है और वहाँ फिर उस कल्चर में रहते हुए, उस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करता है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसको ये नहीं बताना होता कि हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको बता देंगे कि हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके किस बिहेवियर ट्रेट को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस कल्चर में, तो एक वो नेचुरल हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए है, वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन, अब फिर मैं वही बात करूँगी कि जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो ऑब्ज़र्व करने वाला है उसकी प्रेज़ेंस ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वो माहौल में मौजूद ना होते हुए भी वहाँ पर जो भी उस इलाके की डिटेल्स होती हैं, लोगों के बिहेवियर्स होते हैं, उनको कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम इसकी डिटेल में थोड़ा जाएँ तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है? अब हम जानना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर लोगों की राय क्या है? अब हमारी प्रेज़ेंस की वजह से शायद लोग खुलकर बात ना कर पा रहे हों, तो हम वहाँ पर ऐसे डिवाइसेज़ लाइक कैमरा, सीसी कैमराज़ या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों का जो एक्चुअल बिहेवियर है, एक्चुअल वो आपस में क्या एक-दूसरे की उनकी डिस्कशन होती है, वो एक-दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, उनके बिहेवियर आपस में किस तरह से हैं, इन चीज़ों को जज करने के लिए मोस्टली जो है वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। सेकंड वन जो है वो कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन है। कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन नाम से ज़ाहिर है कि ऑब्ज़र्वेशन का एक ऐसा तरीका जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। ये जो ऑब्ज़र्वेशन की टेक्नीक है कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन, इसे हम लेबॉरेटरीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ील्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें जो मकसद होता है कि हमें पता होता है कि हम किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किस हद तक हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है, किस लेवल तक हमारी ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए है। इसमें जो है हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने मेज़र करना होता है, तो उस पर हम ये टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लास्ट वन टेक्नीक है वो अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन है। अच्छा, अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन जो होती है इसमें हमने किसी वेरिएबल को मेज़र नहीं करना होता। या हमने जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज़ होती हैं उनमें मोस्टली जो है वो अनकंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन इस्तेमाल होती है और इसका जो मकसद होता है, देखें ऑब्ज़र्वेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सब का मकसद डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है? हम डिफरेंट वे से ऑब्ज़र्व करते हुए अपने जो क्लाइंट्स हैं या जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं या जो टॉपिक हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो हम ये डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड हमारी जो टाइप है वो क्लिनिकल इंटरव्यू है। अच्छा, क्लिनिकल इंटरव्यू 2 चीज़ें हैं, एक है इंटरव्यू एंड सेकंड वन इज़ क्लिनिकल इंटरव्यू। इंटरव्यू तो हम कहीं भी किसी से भी लेते हैं, लाइक आपने टीवी शोज़ देखे होंगे, जो एंकर्स हैं वो अपने सामने बैठे हुए लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बाहर फील्ड में जाकर इंटरव्यू कर रहे होते हैं। बट जब हम लफ्ज़ क्लिनिकल इंटरव्यू इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि एक फ़ेस टू फ़ेस एनकाउंटर है एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच, ठीक है? यानी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और एक क्लाइंट के बीच जो वन टू वन इंटरेक्शन है उसको हम क्लिनिकल इंटरव्यू बोलते हैं। अब क्लिनिकल इंटरव्यू
का मकसद क्या है, कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है मकसद होता है एवेलुएट करना, उसकी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो करंट स्टेट है उससे मुतल्लिक, उससे पास्ट के मुतल्लिक, उससे हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसकी जो भी इलनेस या जिस भी इशू के साथ क्लाइंट हमारे पास आता है उससे मुतल्लिक तमाम जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो फ़ेस टू फ़ेस उसके साथ इंटरव्यू करके करते हैं। अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली इसकी जो टाइप है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, देन फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अब नाम से इसके ज़ाहिर है कि इंटरव्यू की कैसी टाइप है जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, जिसमें कुछ प्लान नहीं होता है। यानी हम बग़ैर प्लानिंग के जो है वो अपने क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड जो टेक्निक है इंटरव्यू की, वो एक्चुअली हम अपने क्लाइंट का जो एक हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए, या जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसकी जो मेंटल स्टेट होती है, उसका मेंटल स्टेट जो होता है वो कंफ्यूज होता है थोड़ा। अब उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, उसको एक नॉर्मल और एक जो है रिलैक्स एनवायरनमेंट उसको देने के लिए हम उसे उसकी जो है ज़ात से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक इसमें हम जब सवाल करते हैं तो इस पर कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं करना होता क्लाइंट ने, बल्कि हम जो भी सवाल उससे करेंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म में उसका हमें आंसर कर सकता है। सेकंड इसकी टाइप जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी एक ऐसा इंटरव्यू जो कि पहले से प्लान होगा कि हमने क्लाइंट से क्या सवाल करने हैं, किस बारे में सवाल करने हैं। सवाल हमारे जो हैं इसमें मोस्टली क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड यानी हम जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन में लेने के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं कि हम मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकें। तो ये प्लान्ड होता है, हमें पता होता है कि हमने ये क्वेश्चन अपने क्लाइंट से पूछने हैं ताकि हम जो रिक्वायर्ड डाटा है वो कलेक्ट कर सकें। सेमी स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा इंटरव्यू का एक तरीका जो कि ना तो 100% स्ट्रक्चर्ड होता है, ना ही 100% अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यानी कुछ चीज़ें हम प्लान की हुई होती हैं कि हम हमारे क्लाइंट से इस बारे में क्वेश्चन करेंगे, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उस वक़्त का जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन उससे करते हैं, जो कि पहले से प्लान नहीं होते कि हमने ये सवाल भी अपने क्लाइंट से करना है। वो उस वक़्त के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्लाइंट से वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट उसकी जो टाइप है असेसमेंट की, उसमें मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन है। मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन की जब मैं बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी टाइप है, ये एक ऐसी टेक्नीक है कि इसमें हम हमारे क्लाइंट की जो कंप्लीट उसका जो एक असेसमेंट होती है ना, उसका माइंड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसके मूड क्या हैं, उसकी स्पीच, उसकी थॉट्स, उसकी कॉग्निशन, उसका इनसाइट, यानी ईच एंड एवरीथिंग को हमने इसमें मेजर करना होता है, चेक करना होता है। अब ये चेक हम किस तरह से करते हैं, ठीक है? इसके लिए कुछ तो जो है वो हमारे परफॉर्मर्स बने हुए होते हैं जिन पे हमने इनसे क्वेश्चनिंग करनी होती है। बट जो हमने स्टार्ट में फ़र्स्ट इसकी टेक्निक पढ़ी असेसमेंट की, इंटरव्यू, नो ओ सॉरी, जो फर्स्ट टेक्निक हमने पढ़ी ऑब्ज़र्वेशन। अब देखिए ऑब्ज़र्वेशन की जो हमारी टेक्निक है, हमारे पास जब क्लाइंट आता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका मूड किस तरह का है, वो हमें रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीच कैसी है, उसका पोस्चर एंड गेस्चर कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम उसको ऑब्ज़र्व करते हुए अपने पास उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें क्लाइंट से इंक्वायर करना होता है, यानी हम उस चीज़ के मुतालिक उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक अब उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी ओरिएंटेशन, स्पीच और लैंग्वेज, उसकी मूड और उसके मूड के जो इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम जस्ट ऑब्ज़र्व करके असेस करते हैं कि ये क्या हैं।
उसके बाद उसके अगर हम थॉट प्रोसेस को देखें या उसके थॉट कंटेंट को देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने ऑब्ज़र्व भी करना होता है और उनसे रिलेटेड हमने उनसे अपने क्लाइंट से हमने इंक्वायर भी करना होता है। उसके बाद उसकी सुसाइडल टेंडेंसी है, ठीक है? उसकी अब देखिए उसकी सुसाइडल टेंडेंसी को हम ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, आया वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा। ये चीज़ें हम उससे इंक्वायर करेंगे, हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी मौजूद है या नहीं है। ठीक है? उसके बाद उसका जो इनसाइट है, उसकी जजमेंट है, उसकी अटेंशन स्पैन है, उसकी मेमोरी है, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी ऑब्ज़र्वेशन भी होगी, बट ऑब्ज़र्वेशन के साथ-साथ हम उससे इन चीज़ों को इंक्वायर भी करेंगे। यानी इन तमाम चीज़ें, अब ये तमाम जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इन तमाम पॉइंट्स के मुतालिक कुछ चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ चीज़ों को हम अपने क्लाइंट से इंक्वायर करते हैं। यानी हम अपने क्लाइंट से उसके मुतालिक सवालात करते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जिनको ऑब्ज़र्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारा क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स कुछ दे रहा है, बट उसका बिहेवियर उसके बिल्कुल अपोज़िट है। तो जब हम अपनी इस ऑब्ज़र्वेशन को साथ-साथ लेकर चलेंगे, तो हम इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि हमारा क्लाइंट हमें जो बता रहा है और जो वो बिहेव कर रहा है, आया वो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट हमें बता तो कुछ रहा है, बट उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो चीज़ उससे एंटायरली डिफरेंट है। तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आया वो करेक्ट है या उसमें मज़ीद हमें जो है उसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है। जी, नेक्स्ट जो हमारे असेसमेंट की टाइप है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज़ है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेंटरीज़ जो हम यूज़ करते हैं, हमने एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की और हमने असेस किया कि हमारा क्लाइंट हमारे पास इस इशू के साथ आया है। अब उसको मज़ीद क्लैरिफ़ाई करने के लिए उसको हम लेबल करने के लिए कि आया वाक़ई ही ये इशू हमारे क्लाइंट के साथ है, हम उसके साथ डिफरेंट टेस्ट और इन्वेंटरीज़ जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब जो डिफरेंट टेस्ट और इन्वेंटरीज़ हम अप्लाई करते हैं, उसका जो मकसद होता है वो क्लाइंट की पर्सनैलिटी, उसके सोशल स्किल, उसकी कॉग्निशन, इमोशनल बिहेवियर, उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, उसके इंटरेस्ट, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम उस पर डिफरेंट टेस्ट और इन्वेंटरीज़ अप्लाई करते हैं और जो ये हम अपने क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं वो इंडिविजुअली किसी एक क्लाइंट पर भी कर सकते हैं या एक ग्रुप की सूरत में भी उन पर हम ये टेस्ट या इन्वेंटरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स हैं, ठीक है? प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं जो कि हम क्लाइंट की जो अनकॉन्शियस स्टेट होती है या ऐसे कुछ इश्यूज़ जिनका ताल्लुक़ क्लाइंट के अनकॉन्शियस से होता है उसको कॉन्शियस स्टेट पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोशाकिंग टेस्ट है, थ्रामेटिक अप परसेप्शन टेस्ट है, चाइल्ड अप परसेप्शन टेस्ट है, RISP है, ठीक है? ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिनको कंडक्ट करने का मकसद क्लाइंट के मुतल्लिक जो है उसकी अनकॉन्शियस को कॉन्शियस स्टेट पर लाना होता है। उसके बाद पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज़ हैं। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज़ जो होती हैं ये एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें MMPI है, उसके बाद नियो PIR है, ठीक है? मतलब ये डिफरेंट इन्वेंटरीज़ हैं, पर्सनैलिटी जो कि हम अपने क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानने के लिए। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्टिंग आ जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, हम अपने क्लाइंट का जो IQ होता है, उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट है, फिर उसके बाद वेज़ है, विस्क है। ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं, ये क्लाइंट्स के IQ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। अब न्यूरोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि क्लाइंट किसी ऐसे इशू के साथ आया है कि जिसकी वजह उसकी कोई मेंटल कंडीशन हो सकती है, लाइक उसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसमें कोई डिसफंक्शनिंग हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी। तो ऐसे किसी इशू के साथ जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसको इंश्योर करने के लिए हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है असेसमेंट की वो सब्जेक्टिव असेसमेंट रेटिंग है।
अब सब्जेक्टिव असेसमेंट रेटिंग जो है ये एक वीडियो एनालॉग स्केल है। इसका जो मकसद है, हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो जिस भी इशू के साथ आता है उसकी जो है वो इंटेंसिटी लेवल, उसकी सिविरिटी को जज करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसका जो भी इशू होता है उसको हम एक रेटिंग देते हैं। वो रेटिंग जो है वो 0 से 10 तक भी हो सकती है, वो रेटिंग 0 से 100 तक भी हो सकती है। उस रेटिंग से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा क्लाइंट जो है वो इस रेटिंग में फ़ॉल कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी या सिविरिटी का लेवल इतना है। अब इसमें हमने किन-किन चीज़ों को मेज़र करना होता है, लाइक उसका मूड, उसके जो फ़ियर्स हैं, उसका एंगर है, गिल्ट है, उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी जो है फिट बॉडी फटीग है, यानी जिस भी बिहेवियरल या पर्सनालिटी उसके इश्यूज़ के साथ जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसकी इंटेंसिटी लेवल को जानने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बिहेवियरल असेसमेंट आ जाती है। अच्छा, बिहेवियर असेसमेंट में जो है हमने क्लाइंट के किसी एक टारगेट बिहेवियर को हमने मेजर करना होता है। अब टारगेट बिहेवियर को मेजर करने का क्या तरीका है, इसमें जो है वो हम एबीसी मॉडल इस्तेमाल करते हैं, एबीसी ऑफ बिहेवियर। एबीसी मॉडल बेसिकली होता क्या है, ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर मैं इस लेक्चर से हटकर एक चीज़ एक छोटी-सी मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो एबीसी मॉडल है ना, अगर इसको हम अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लें कि हमारे जो भी बिहेवियर्स हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, हम शो कर रहे होते हैं, हम थोड़ा-सा उसके बारे में सोचें कि इस बिहेवियर की एंटीसीडेंट्स क्या हैं। एंटीसीडेंट से मुराद होता है कि वो वाक़यात जो बिहेवियर के शो होने से पहले रूनुमा होते हैं, जिनकी वजह से हम किसी भी बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है? और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि उस बिहेवियर के बाद के जो हालात हैं, उस बिहेवियर की वजह से क्या-क्या कुछ पॉज़िटिवली या नेगेटिवली फ़ेस करना पड़ रहा है। लाइक अगर मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो मैं ऐसे गुस्सा करती चली जाऊँ, तो अगर मैं थोड़ा-सा सोचूँ कि मुझे गुस्सा आया किस वजह से है, ठीक है? वो कौन-सा एंटीसीडेंट है, जिसने मुझे ट्रिगर किया और मैं एग्रेसिव हो गई। अब उस ट्रिगर पॉइंट को अगर मैं समझ लेती हूँ, तो देन मैं एनालिसिस कर सकती हूँ कि आया वो चीज़ जो है वो वाक़ई उस पे गुस्सा करना था बनता या नहीं। यानी वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो मुझे एग्रेसिव कर देती, ठीक है? और फिर उससे क्या होता है कि अगर हमें इस चीज़ का नहीं पता होता कि एंटीसीडेंट्स क्या हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब मैं अगर एग्रेसिव हूँ, तो मेरी उस एग्रेशन को दूसरे लोग फ़ेस करेंगे, मुझे भी उसको फ़ेस करना पड़ेगा। बट अगर मुझे एंटीसीडेंट का पता होगा कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, किस वजह से मैं एग्रेसिव हूँ, तो मैं अपनी उस एग्रेशन के लेवल को कम कर सकती हूँ और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जब एग्रेशन कम हो जाएगा तो डेफ़िनेटली कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी पॉज़िटिव हो जाएँगे, ठीक है? उनकी भी इंटेंसिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारा जो एबीसी मॉडल है वो क्या है, उसके लिए हम एक बेसलाइन चार्ट बनाते हैं, जिसे हम एबीसी मॉडल भी कहते हैं, बेसलाइन डाटा शीट भी कहते हैं। इसमें हमने बेसिकली करना क्या होता है कि हमने एक प्रोफ़ार्मा होता है जिसमें सीरियल नंबर दिया होता है, प्रॉब्लम दिया होता है, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है, एवरेज इंटेंसिटी होती है, ठीक है? और एवरेज ड्यूरेशन होता है। यानी ये एक पूरा एक चार्ट होता है, इसमें जो भी हम सीरियल वाइज़ जो है अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लिखते हैं, उन प्रॉब्लम्स के जो है एंटीसीडेंट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर उसका उस एंटीसीडेंट की वजह से क्या बिहेवियर आ सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसको रेटिंग देते हैं कि हमारा जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी एवरेज जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी दिन में कितनी दफ़ा हम ये बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है? वो 2 दफ़ा, 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी है वो हम इसमें मेंशन करते हैं। उसकी एवरेज इंटेंसिटी जो है वो क्या, यानी किस लेवल का जो है बिहेवियर हम शो कर रहे होते हैं।
उस लेवल को हम इसमें देते हैं। फिर ड्यूरेशन, यानी जो बिहेवियर हमने शो किया उसका ड्यूरेशन कितना था, कितने टाइम के लिए वो बिहेवियर जो है वो हमने शो किया है। ये बेसलाइन चार्ट जो है ये हमें बहुत हेल्प आउट करता है अपने क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं, उसका बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और ख़ुद क्लाइंट को भी ये हेल्प आउट करता है कि क्लाइंट खुद अंडरस्टैंड करता है कि उसका क्या इशू है। क्योंकि देखिए जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो ये नहीं होता कि हमने उनको ठीक करना है, हमने क्लाइंट को वो वे आउट बताना होता है जिस पर चलते हुए वो अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे और फिर उनका खुद हल निकाले। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो इसकी टाइप है असेसमेंट टेक्निक की, वो फिज़िकल एग्जामिनेशन है। देखिए एक क्लाइंट हमारे पास आया, अब बहुत सारे साइकोलॉजिकल के साथ फिज़िकल डिसऑर्डर्स भी इस तरह के होते हैं जिनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। या कोई मेडिसिन क्लाइंट ऐसे इस्तेमाल कर रहा होता है जिन मेडिसिन के जो असरात होते हैं उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो लाइक किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के होते हैं। अब क्या है कि अब एक थेरेपिस्ट जो है उसको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है वो बाकी एक्चुअली किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आया है या उसकी कोई फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं या कोई फ़िज़िकल उसका डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो हमारे पास आया है। देन फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो किसी फ़िज़िशियन के पास जाए, उससे पहले अपना चेक करवाए और जब ये श्योर हो जाए कि उसके ये सिम्पटम्स किसी फ़िज़िकल इशू की वजह से नहीं है, देन फिर उन पर हम अपना जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर जो असेसमेंट होगी उसका जो चेकअप वगैरह होता है उसमें ये पता चलता है कि उसके साथ एक्चुअली कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं था, बल्कि ये किसी मेडिसिन के असर की वजह से था या उसका कोई फ़िज़िकल उसका कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स आ रहे थे, तो देन फिर जो क्लाइंट है उसको हमारे प्लेटफ़ॉर्म तक आने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, तो डियर फेलोज़ एंड फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने वीडियो को देखने के बाद क्लिनिकल असेसमेंट क्या होती हैं, उसके की कंसेप्ट्स क्या होते हैं या उसके मेथड्स क्या हम उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो कौन से मेथड्स, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन वीडियोज़ को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए